Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter 2 of our Lakshmikant, that is making of Indian Constitution, right? तो आज हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली जो मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन जो थी उसमें कौन कौन लोग थे, कितने मेंबर्स थे, वो हमने लास्ट वीडियो में किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमेन थी, देयर वर 15 वुमेन, सो आई वांट यू टू रिवाइज इट नाइसली। वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब थी। वो थी December 9th 1946। आप पूछेंगे क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है? मेरे ख्याल से येस, इस बार के प्रीलिम्स के लिए है। एग्जैक्टली अगर आपको December 9th याद नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए समवेयर इन December 1946 में, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने जो ये फर्स्ट मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया था, क्योंकि वो तब भी इंसिस्ट कर रहे थे ऑन पाकिस्तान, वो पार्टीशन चाहते थे। तो मुस्लिम लीग ने ये जो मीटिंग है उसको बॉयकॉट किया था। इसलिए जो मीटिंग है सिर्फ 207 पीपल ने अटेंड की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है तब वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्प्रेरी चेयरमैन बनाया गया असेंबली का, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे कि December 11th 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको बनाया गया परमानेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली, और फिर HC मुखर्जी को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट रिटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद्स नेम, बट परमानेंट जो चेयरमैन हैं वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, and he was made permanent chairman on 11th December 1946। तो जो टेम्प्रेरी है वो आपको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे जो इलेक्ट हुए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बने थे परमानेंट चेयरमैन 1946 11th दिसंबर, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो थे HC मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद जी एंड HC मुखर्जी, ठीक है, ऑफ द असेंबली। लेटर ऑन क्या होता है कि जुलाई 16 1947 तक हमारे पास 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं ऑफ द असेंबली। जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट आपको असेंबली के दिख रहे हैं उनका नाम है VT कृष्णमाचारी। सो 1946 दिसंबर में मिलती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मुस्लिम लीग है वो इसको बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो उनको अभी भी पाकिस्तान चाहिए है। 207 पीपल इसको अटेंड करते हैं। हमारे जो टेम्प्रेरी चेयरमैन हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो हमारे परमानेंट चेयरमैन है बाद में जाकर बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद HC मुखर्जी जी बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट। लेटर ऑन 1947 जुलाई के मंथ तक हमारे पास 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक है HC मुखर्जी जी और दूसरे हैं VT कृष्णमाचारी जी। ओके, कूल। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है ये हम स्पेक्ट्रम में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक अभी के लिए आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, सब कुछ दिसंबर में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। सबसे पहले आप देखेंगे मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं है। ये हो रहा है 9 दिसंबर को, राइट। 13 दिसंबर को यू सी कि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो रहा है। क्रोनोलॉजी आप देखिए क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है, राइट। और 11 दिसंबर को इसके पहले यहाँ पे जब हमारी मीटिंग हो गई है तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे चेयरमैन बनते हैं असेंबली के। तो 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन। देन यू हैव 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद जी। देन यू हैव 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी moves objective resolution in the assembly। okay, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक फिलॉसफी है जो गाइड करिए फंडामेंटल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्या कंप्राइज करेगा, उसकी जो फंडामेंटल्स है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको स्ट्रक्चर देती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उस वक्त, राइट। किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था।
एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन होगा इंडिया, रिपब्लिक होगा, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट्स का यूनियन और यूटीज़ का यूनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हम टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया जो हमारी है, ऑल्सो अदर टेरिटरीज दैट आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई है। ऑल्सो आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड मिलेगा, बैकवर्ड ट्राइबल लोगों को, डिप्रेस लोगों को सेफ गार्ड मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉर्ड ऑफ थिंग्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एग्जैक्टली क्या क्या बोलता है वो हम करेंगे स्पेक्ट्रम में, राइट। ऑल्सो उसके बाद क्या होता है, ये जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है जनवरी में 1947 में, ठीक है। तो दिस इज जैन 1947, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड। ओके, कूल। ओके, नाउ चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जब आता है, अभी हमने सारे एक्ट्स पढ़े नहीं है, जैसे चार्टर एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आगे आएंगे, पिट्स एक्ट। एंड में जाके हमारे पास एंड में होता है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद वो ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पे एक वो बिलीफ सिस्टम आ गया ना कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, एक्ट पास हो गया है, तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना चाहिए, राइट। तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो माउंट बैटन का प्लान होता है, जो जून 8 जून 3 है एक्चुअली, ये जून 8 नहीं है, तो जून 3 को जो माउंट बैटन का प्लान होता है ऑफ पार्टीशन, वो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग जो है वो भी एंटर करते हैं असेंबली, ओके। तो आप देखिए, पहले तो प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन इन होते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इज पास्ड, और जून 3 को 1947 में जब माउंट बैटन का प्लान पास होता है ऑफ पार्टीशन, उसके बाद मुस्लिम लीग ऑल्सो ट्राइज टू ज्वाइन। असेंबली जो है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। असेंबली इस एक्ट के बाद से फुली सॉवरेन बन जाती है। सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब आप मुझे बताइए। प्रियम्बल चैप्टर जो चैप्टर 4 है उसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सॉवरेन का क्या मतलब है, बट अभी सॉवरेन का मतलब क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक फुली सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन का एक जिस्ट दे देती हूँ मैं आपको। जिस्ट ये है कि जिसके ऊपर कोई और बॉडी नहीं हो, वो सोल अथॉरिटी हो, राइट, तो उसको सॉवरेन बोलते हैं। तो फुली सॉवरेन बॉडी है असेंबली। और दूसरी बात यह है कि ये एम्पावर्ड है कि अभी तक जो ब्रिटिश के जो भी लॉज बने हुए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो भी लॉज बनकर आए हैं, उसको ये अमेंड कर सकती है, उसको ये हटा सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, ठीक है। तो आप किसी असेंबली को सॉवरेन बना रहे हैं, मतलब अब उसके पास पावर्स हैं कि वो कोई भी जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे देश में चल रहा था उसको चेंज कर सकती है, नए उसको हटा सकती है, ठीक है। ऑल्सो आप देखेंगे जो असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाती है। लेजिस्लेटिव का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लॉज बनाते हैं, ठीक है। लॉज बनाने का काम हमारे देश का किसका है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। लॉज कौन बनाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाता है? नहीं, लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, राइट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में लॉज बनाते हैं? नहीं, लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है। तो लॉज बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। तो अब जो असेंबली है इसको लेजिस्लेटिव भी बॉडी भी बना दिया। मतलब अब असेंबली के 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन है इसका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन इसका क्या था? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने का काम, ये पहला फंक्शन है असेंबली का। सेकेंड फंक्शन क्या है? एनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज
फॉर द कंट्री, मतलब कि अब ये लॉज बनाने का काम करेगी, ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। तो दो फंक्शंस अब असेंबली के पास है। पहले तो वो सॉवरेन है, हमको पता चल गया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स है, रेगुलेशंस है, उनको ये हटा सकता है। अब दो फंक्शंस जो ऐड हो रहे हैं, एक तो है कि आपको पता है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक उसका फंक्शन है, और दूसरा है एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, मतलब लॉज बनाने का फंक्शन, लेजिस्लेटिव बॉडी का फंक्शन। ओके ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता है कि ये जो असेंबली है ये क्या बन रही है, अब असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये फर्स्ट पार्लियामेंट है फ्री इंडिया का, राइट। डोमिनियन लेजिस्लेचर है इसका। इसका क्या मतलब होता है हम देखेंगे, डोमिनियन लेजिस्लेचर का मतलब, लेकिन ये फर्स्ट पार्लियामेंट है ऑफ फ्री इंडिया, आप समझ रहे हो, ठीक है। जब भी असेंबली मीट करती थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब आपको समझना पड़ेगा, जब आज हमारा डिस्कशन होने वाला है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमें डालना है, तो उस मीटिंग के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब लॉज बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए ये बॉडी मिलती थी, तब उसके चेयरपर्सन होते थे जीवी मालवंकर जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पढ़नी है कि पहली बात तो जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी मिल रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके चेयरपर्सन है। उसके बाद जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिल रही है तो जीवी मालवंकर जी इनके हेड है, चेयरपर्सन है, ठीक है। ये फंक्शन कब तक कंटिन्यू हुआ है, ये फंक्शन कंटिन्यू हुआ है, ये दोनों फंक्शंस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज, ये फंक्शन कंटिन्यू हुए हैं 26 नवंबर 1949 तक। तो नवंबर ऑफ 1949 तक ये फंक्शंस आपके कंटिन्यू हुए हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ कि 26 जैन 1950 को क्यों, क्या हुआ था, और ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949। अगर आपको नहीं पता है, हम प्रियम्बल वाले चैप्टर में पहले ही देखेंगे सबसे पहले कि ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं हेलिंग फ्रॉम एरियाज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अब विड्रॉ कर लेते हैं। तो इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान इज व्हाट आई मेंट, मतलब ये है कि जो एरिया पाकिस्तान के अंडर में आने वाला था उसके जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग के, वो अब विड्रॉ कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को से, राइट, क्योंकि वो अब पाकिस्तान के मेंबर हैं। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी रह जाती है, 299, ठीक है। पहले 389 प्रपोज हुई थी, अब 299 बचती है, ओके कूल। अदर फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, अभी हम शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ताकि आपको आज ज़्यादा लोड ना हो पढ़ने के लिए, राइट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलिफेंट जो है वो आपका सिंबल था सील का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेरी इजी टू रिमेंबर। एलिफेंट अभी भी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, तो एलिफेंट जो है वो सील था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। BN राव जो है वो थे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थे BN राव, लीगल एडवाइजर, राइट। दो चीजें पढ़ी, एलिफेंट, सील, BN राव, लीगल एडवाइजर। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर जी। HVR अयंगर जी सेक्रेटरी थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, BN राव लीगल एडवाइजर, HVR अयंगर सेक्रेटरी। SN मुखर्जी कौन है, चीफ ड्राफ्ट्समैन। चीफ ड्राफ्ट्समैन जो है वो है SN मुखर्जी जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, ये कैलीग्राफर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल जो इसका वर्जन है उसको ब्यूटिफाई और डेकोरेट जो किया था वो शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्ट ने किया था, उनके नाम थे नंदलाल बोस जी एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहले तो BN राव कौन है, BN राव लीगल एडवाइजर है। HVR अयंगर कौन है, सेक्रेटरी हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही है टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरपर्सन है। जब वो लॉज बनाने के लिए मिल रही है तो GV मालवंकर उसके चेयरपर्सन है, ठीक है। SN मुखर्जी कौन है, ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन है।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन है? कैलीग्राफर है. ओरिजिनल वर्जन जो है उसको ब्यूटिफाई शांति निकेतन के. शांति निकेतन किससे रिलेटेड है? आप मुझे बताइए, शांति निकेतन के को एस्टैब्लिश किसने किया था? एनीवे अभी हम देख लेते हैं. शांति निकेतन के आर्टिस्ट जो है वो उन्होंने ब्यूटिफाई और डेकोरेट किया था ओरिजिनल वर्जन. उसमें कौन कौन आता है? नंदलाल बोस जी आते हैं, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी आते हैं. ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा. ओके, कूल. ओके, दिस यू हैव रेड. एक तो कैलीग्राफी ऑफ हिंदी भी है. ठीक है, हिंदी वर्जन ऑफ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किया था वसंत कृष्ण वैद्य जी ने. वसंत कृष्ण वैद्य जी. और डेकोरेट उसको भी किया था नंदलाल बोस जी ने. ओके, कूल. जो हिंदी वर्जन है उसको वसंत कृष्ण वैद्य जी ने उसको कैलीग्राफी दी हिंदी में, और जो नंदलाल बोस जी है उन्होंने उसको डेकोरेट किया. और जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें राम मनोहर सिन्हा जी ने उसको ब्यूटिफाई किया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने उसको कैलीग्राफी दी. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक ये थोड़ा फैक्चुअल चैप्टर है, आई नो. आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें कम होती जाएंगी, समझने की चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, एंड पॉलिटी इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. सो होल्ड ऑन, रिलैक्स, रीड, and just stay with me. We'll complete this very nicely. All the best.